नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के हवाले से ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अब आने वाले समय में भी देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या समझती है, राजनीतिक पार्टियों के जो राजनेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप खबर समझिए कि धारा 370 और 35A को जब जैसे ही 5 अगस्त को यहां से संशोधित किया गया, उसके बाद 30 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अब अपनी जमीन जो है वो खरीद सकता है, कोई भी व्यापार यहां पर शुरू कर सकता है। क्योंकि अगर कोई भी आपको काम करना है वो आप बिना दस्तावेज के यहां पर शुरू कर सकते हैं, यहां आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अहम चीजें यहां पर ये रहेंगी कि किस तरह से काम जो है वो आने वाले समय में होगा, क्योंकि आम जनता की प्रतिक्रिया लेना और राजनेताओं की प्रतिक्रिया लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि धारा 370 और 35A को जैसे ही संशोधित किया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम देखें कि जमीन की बात जब सामने आई है, तो जाहिर तौर पे इस पे काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखे गए हैं। चलिए तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त जो राजनेता हमें अपनी प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया को जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि अलग अलग पार्टियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनके राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। नई इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे आई हैं डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, आए दिन नई रोज़ डायरेक्शन यहाँ पे आते हैं, नए आर्डर यहाँ पे आते हैं और हम महसूस करते हैं कि ये कन्फ्यूज़न वाली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग यहाँ पे हैं, जो फौरी तौर पे यू टर्न लेते हैं और आर्डर निकालने के बाद अमेंडमेंटों का सिलसिला इनका जारी यहाँ पे होता है। कोरोना का इस बीमारी का भरपूर फ़ायदा लेने के लिए रोज़ डायरेक्शन यहाँ पे आई और आज पहले तो पूरा कोरोना के सिलसिले में जब लोग जूझ रहे थे बीमारी के, जमावड़ा डोमिसाइल लेते हुए लोगों के कतारों में यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और आज दूसरा ऑर्डर निकाला कि डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते। आज भी हमारी पार्टी इस पर यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की हो, लोगों के रोज़गार की यहाँ पे हो, तो आज जिस ढंग से ये फैसले यहाँ पे आए, बड़ा अच्छा होता कि जम्मू कश्मीर के अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके करते। जितने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अलग-अलग पार्टियों के नेता यहाँ पे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, दूसरे व्यापारी वर्ग है या कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये ऐसे कानून लाए थे ताकि इम्प्लीमेंट भी हो सके। आज ये साफ जाहिर हो गया कि तानाशाही वाली हुकूमत, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के माध्यम से कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में थोपे जा रहे हैं। अगर जिस ढंग से अमित शाह जी ने कहा कि फौरी तौर पे हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देंगे, बेहतर होता कि उस रियासत दर्जे के बाद जो असेंबली के चुनाव यहाँ पे होते, जो सरकार का गठन यहाँ पे होता, उनमें ये चर्चा का विषय होता और उसके बाद ये फैसला यहाँ पे कर पाते। तो आज जिस ढंग से ये कानून यहाँ पे लाया गया, अभी पढ़ने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ इस वक्त हम सब लोग जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा किस ढंग से यहाँ पे की जाए। आग ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की समस्या वो चरम सीमा पे यहाँ पे पहुँचा है। महंगाई के मार, आर्थिक मंदियों से लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं और उस वक्त ये ऐसे कानून लाना मैं समझता हूँ कि जायज़ यहाँ पे नहीं था। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, ऑन बोर्ड लेके ये कानून लाए जाते ताकि इम्प्लीमेंट में कहीं पे दिक्कत ना आती। हमारा इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने पहले दिन से जब हमारी पार्टी बनी थी तब से हमारा ये था कि जो भी कानून नए आएंगे, चाहे वो डोमिसाइल का कानून पहले आया, जिस तरह से आपने देखा कि उसमें भी कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं था, और उसके साथ साथ आज जो ये नया, फिर उसके बाद संघर्ष करना पड़ा और एक 15 साल का टाइम लिमिट आया। और जब डोमिसाइल में 15 साल का टाइम लिमिट है और आज ये जो नया कानून आया, अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, पर जो सामने अभी निकल के आया है इसका कि जिस तरह से कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि कोई भी आदमी बाहर का नॉन एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो संघर्ष है हम उसको और तेज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये जो नया डोमिसाइल लॉ आया है, बुखारी साहब प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी एश्योरेंस थी और उन्होंने कहा था जैसे बाकी स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेटों में, हिमाचल में लैंड की प्रोटेक्शन है, यहाँ मेजर जो लैंड चंक है वो जो इस जम्मू कश्मीर जो पुरानी स्टेट थी वो लद्दाख की यूटी बनने से मेजर लैंड चंक जो है वो लद्दाख के साथ चला गया। यहाँ ज़मीनों की कमी है और हम चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीन जो है यहाँ के बाशिंदों के लिए रखी जाए और उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले समय में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, गृह मंत्री से मिलना हो, उनसे मिल के हम उनसे गुहार लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़मीन है वो उन्हीं के लिए रखी जाए।
तो कितना नुकसान होगा इस खासकर जम्मू के लोगों देखिए, अभी ये नया कानून है, इसको अभी पढ़ने में समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे को इससे नुकसान ना हो। ऐसा एक कानून में अगर कोई तरमीम करनी भी पड़े जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में वो की जाए। देखिए, अभी अभी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो डोमिसाइल की ज़रूरत होगी और ना ही यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में लैंड को खरीद सकता है। तो हम अक्सर ये 70 वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला जो है ये केंद्र की सरकारों ने समझ रखा है, और ये अगर इसी तरीके से प्रयोगशाला के रूप में हम लोगों को यूज़ करेंगे तो आने वाले समय में मैं कहूँगा कि ये हम सब लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज एक कानून बनता है पर दूसरे दिन दूसरा बनता है, तीसरे दिन तीसरा बनता है। ये बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट थी हमारा, ठीक है 370 हमारी पैंथर्स पार्टी का स्टैंड था कि 370 गवर्नमेंट किया जाना चाहिए, 35A को ख़त्म किया जाना चाहिए, वो किया, लेकिन यूटी पे लाके खड़ा कर दिया और यूटी के ऊपर अब आपने जो है स्टेट सब्जेक्ट लॉ को ख़त्म करके उसके बाद डोमिसाइल किया। डोमिसाइल में कहा यहाँ पे 15 साल तक जो रहेगा वही लैंड खरीद सकता है, और आज नया कानून निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर का इतिहास, कल्चर, भाषा और यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की साजिश के अंदर की है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे सब कानून जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, चाहे आप लैंड की बात करते हो, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कहाँ सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार किन लोगों से बात कर रही है? क्या यहाँ के MLA से बात हो रही है? क्या यहाँ से कोई बिल पास हुई? और ऐसे सब कानून लाना जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए नहीं होगा, और इससे तकलीफें और बढ़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। और एक जो आपका डेमोक्रेटिक राइट बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप उससे छीनने की बात कर रहे हो। तो हमें नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से लोग नज़दीक आएंगे, लोग दूर होंगे, और ऐसे कानूनों को अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कल महाराष्ट्र एंड कलकत्ता जैसी हब बनेगी, आपका भीड़ भाड़ वाला इलाका बनेगा, और ये गुलमर्ग या पहलगाम या खूबसूरती जिसे आप कहते हो जम्मू कश्मीर की जो नेचुरल सब चीज़ें हैं वो ये नहीं रहेंगे, और कल को फिर हमें जम्मू कश्मीर से हिजरत करनी पड़ेगी। और ये लैंड आपके कौन लोग लेंगे? कल को क्या होगा? कितनी सारी चीजें जो है, तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इन चीजों से? इससे तो एक नुकसान दे रहे हैं आप। कल को यहाँ के लोग जो है, गलती से उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी तो कल को कहां जाएंगे, कहां रहेंगे वो लोग? तो बेघर हो गए। जिस तरह आप दिल्ली में, महाराष्ट्र में सड़कों पे लोग सोते हैं, तो वही हाल जम्मू कश्मीर का होगा। हमें नहीं लगता कि ये जो कानून है इसको पहले अमेंडमेंट करना, शर्तें रखना, बाकी सब चीजें काफी जरूरी है। चलिए, तो आपने देखा कि रमन भल्ला का क्या कुछ कहना था, वो भी किस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, आप देखिए कि किस तरह से अब उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो सीधा रुख करेंगे पैंथर्स पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद आज गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो निकलकर सामने आया है कि जम्मू कश्मीर की जमीन पर अब दूसरा कोई और भी आकर अपना मालिकाना हक जो है वो जता सकता है। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब 370 अबॉलिश हुआ तो उस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का यही था कि यहाँ के जॉब्स और यहाँ की लैंड्स जो हैं उनको सेफ गार्ड किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और बाहर से जो लोग आएंगे उनको इस तरीके से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो कहीं भी किसी जमीन पे बैठ जाएं या किसी को भी अपनी जमीन से डाइवर्स्ट कर दें। यहाँ बहुत सारे गुर्बत है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो बाहर से आकर यहाँ जमीन जो है वो लेना चाहते हैं। तो लोगों का ये था कि यहाँ कुछ न कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है वो होने चाहिए, और इस संदर्भ में बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आश्वासन दिए जाते रहे कि आपकी लैंड्स और आपके जॉब्स जो हैं वो महफूज रहेंगे, और इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाएगा। और ये भी कहा जाता है था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इसके लिए जो है वो देखिए, अगर खेतीबाड़ी की जमीन है तो उस पर मालिकाना हक जम्मू कश्मीर के लोगों का ही रहेगा, लेकिन बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जिस तरह से आज उपराज्यपाल भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो जाहिर तौर पर उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसलिए
इसलिए ये फैसला लिया गया? देखिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास जो है वो सरकारी जमीनें आप दे सकते थे इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन ये कह देना कि कोई भी आकर कहीं भी किसी की भी जमीन जो है वो ले सकता है, इससे यहाँ बहुत सारे एप्रीहेंशंस जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो चुके हैं। अब हाल ही में जो केंद्र सरकार ने लद्दाख में जाकर ये ऐलान किया कि आपके जमीन को बचाने के लिए, आपके जॉब्स को बचाने के लिए, आपके कल्चर आइडेंटिटी को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मुहैया करवाए जाएंगे, क्योंकि वहां लद्दाख के अंदर इलेक्शन हो रही थी और इन लोगों को वोट चाहिए थे, और उसकी वजह से केंद्र के मंत्री वहां गए और उन्होंने उन लोगों को आश्वासन बड़े बड़े दिए। लेकिन जम्मू को ऐसा लगता है कि आपने फॉर ग्रांटेड ही लिया हुआ है और यहाँ लोगों की भावनाओं की आपको कोई कदर नहीं है, और लोगों ने बार बार जो अपने जो है एप्रीहेंशंस एक्सप्रेस किए हैं उनकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं है। यानी अगर हम देखें कि लगातार सियासी रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा, और उसके साथ ही अगर ये देखें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी साफ कह दिया गया है, स्टेट सब्जेक्ट की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, यानी किसी भी तरह के कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको जमीन खरीदनी है तो। बिल्कुल यही हो गया कि बाहर से कोई भी आके कहीं भी जो है वो जमीन जो है वो ले सकता है, और इससे एक बहुत इनसिक्योरिटी जो है यहाँ के लोगों के अंदर पैदा हो गई है। जमीनें भी बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दी हैं और जॉब्स भी आपने ओपन कर दिए, क्योंकि डोमिसाइल लॉ जो आपने इशू किया है कि यहाँ जो लोग बाहर की स्टेट्स के पहले से रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ अपना डोमिसाइल बना सकते हैं, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर के लोगों ने यहाँ डोमिसाइल बनाए हैं। अब वो एलिजिबल हो गए हैं यहाँ जॉब्स हासिल करने के लिए भी। तो ना तो हमारे जॉब्स बच पाए, ना हमारी लैंड बच पा रही है। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए था? देखिए, होना यही चाहिए था कि लैंड और जॉब, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था, और उनके जो है बड़े बड़े यहाँ के नेता और दिल्ली के नेताओं ने भी ये कहा था कि यहाँ की लैंड और जॉब्स को जो है वो बचाने के लिए जो है पर्याप्त जो है कानून बनाए जाएंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द, उन्होंने आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया था कि इसके बारे में कोई डर या कोई शक शुबा यहाँ के लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन ना तो अब जॉब्स बचे हैं, ना ही लैंड बची है, और बहुत एक सवालिया निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर है, जो बड़े बड़े दावे यहाँ करते रहे, जो बड़े बड़े वादे करते रहे हैं, आज वो कटघरे में है और लोगों को उनको जवाब देना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी बातचीत समझा रहे थे कि आखिर किस तरह से एक सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो दावे और वादे उन्होंने आम जनता के साथ किए थे वो साफ तौर पर अब यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं, और जवाब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्योंकि उन्होंने साफ किया था कि जब धारा 370 और 35A को यहाँ से संशोधित किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की जनता के जो हक हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। यानी कि रोजगार को लेकर कोई भी यहां पर अगर व्यवस्था की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए होगी, लोगों के लिए होगी। जमीन का हक भी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। लेकिन आज जो गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला सुनाया गया है, ये एक चिंता का विषय यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। ऑनलाइन का ज़माना और ऑनलाइन के साथ साथ पूरी दुनिया तो जुड़ी है, मगर साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अब ऑनलाइन शॉपिंग के काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स होने लगे हैं। हम लोग 2G, 4G या 5G के साथ तो कनेक्ट है, मगर साथ ही साथ कह सकते हैं कि मामला जो है काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन को लेकर आजकल फ्रॉड दिखाई दे रहा है। कई सारी कंपनीज अपना काम तो कर रही है, जेन्युइन कंपनीज का भी नाम है, कह सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मिंत्रा या कई सारी ऐसी कंपनीज जो जेन्युइनली डील करती है, मगर कोरियर कंपनी के साथ कुछ ऐसी लोकल कंपनीज भी जुड़ चुकी है जिन्होंने आजकल पैसा फ्रॉड के तरीके से कमाना शुरू कर दिया है। साइबर डिपार्टमेंट काम तो कर रहा है, मगर वादी कश्मीर की बात करें तो कई सारी कंपनीज जो है जो अपना ऐड आजकल फेसबुक पे दिखा रही है। कई सारे लोग बेवकूफ़ भी बनते हैं और कई सारे लोग ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से साइबर बार बार बताता है कि होशियार, खबरदार, मगर कहीं कहीं जगह पर गलतियां खूब हो रही है। कुछ कंपनीज नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों को प्रोडक्ट तो बेचती है, मगर बाद में जब पिटारा खुलता है कह सकते हैं कि शका लका बूम बूम, यानी सारी चीज़ें गायब हो जाती है, पैसा भी लिया जाता है, मगर कई तरह का फ्रॉड जो है आए रोज़
इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग के साथ दिखाई दे रहा है। होशियार खबरदार साइबर पुलिस आपको करती रहती है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर बात करें, कई सारी चीज़ें इलीगल है जिसे हमें बचना है, मगर हम फिर भी बेवकूफ़ बनते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं जगह पर फेसबुक पे आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसका दाम 50,000 से 2,000 रुपये तक है, तो होशियार खबरदार उस चीज़ को ख़रीदने के लिए 100 बारी सोचिए, क्योंकि 2,000 रुपये खर्च करने के बाद आप ज़रूर पछताएंगे। वो चीज़ आपके दरवाजे तक दस्तक नहीं देगी, बल्कि पैकेट तो मिलेगा मगर पैकेट के साथ अंदर कूड़ा कचरा ही मिलेगा। फिलहाल इस तरह के वाक़ात वादी कश्मीर में आजकल खूब दिखाई दे रहे हैं और हम आपको ज़रूर कहना चाहते हैं, अवेयर रहिए और अवेयर के साथ साथ कहीं पर भी आपको लगता है कोई भी इलीगल फ्रॉड है तो साइबर पुलिस को कॉल करिए, क्योंकि साइबर पुलिस बार बार आपको बताती है हम आपके साथ है। फिलहाल बचिए, उन कंपनी से बचिए जो इस वक्त इलीगल एक्टिविटीज़ करती हैं, जबकि आप लोग समझदार हैं और समझदारी से ही काम लेना सबसे बड़ी होशियारी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़ कश्मीर। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड का धंधा जो है वो चरम पर चल रहा है। कश्मीर के अंदर कई लोगों के साथ ही फ्रॉड हो चुका है और जाहिर तौर पर बार बार ये बताया भी जा रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना पेश आ रही है तो साइबर पुलिस के साथ कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि साइबर पुलिस लगातार मुस्तैद है और हर किसी पर नकेल जो है वो कसी जाएगी। तो इसलिए अपने आप को सतर्क रखना बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला से भी इरशाद भट्ट आज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज मार्टिर डे भी मनाया गया है। काफी तरीके से आपको बताते चले कि 1947 में जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी थी उन्हीं को आज यहां पर याद किया गया है। क्या पूरा कार्यक्रम है, देखिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने कश्मीर की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज ही के दिन 1947 में जब कश्मीर में कत्लेआम हो रहा था, खासकर सबसे ज़्यादा कत्लेआम बारामूला में कबायलियों द्वारा किया जा रहा था, तब भारतीय सेना की पहली टुकड़ी ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी और लैंड करने वाली पहली यूनिट थी फर्स्ट सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन, जिसको फर्स्ट सिख के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट सिख की लैंडिंग तकरीबन 10:30 बजे सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई थी और लैंडिंग के तुरंत बाद उसके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर बारामूला की ओर बढ़े। बारामूला के आउटस्कर्ट्स पर जहां पर हम अभी खड़े हैं, उनका मुकाबला कबायलियों के एक ग्रुप के साथ में हुआ और उसके बाद हुई मुठभेड़ में उन्होंने इसी जगह पर सर्वोच्च बलिदान दिया। ये जो सिलसिला नॉन स्टेट एक्टर्स या प्रॉक्सी एलिमेंट्स को यूज़ करने का जो पाकिस्तान की तरफ से 1947 में शुरू हुआ था, वही प्रॉक्सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल एक मायने में आज तक जारी है और पाकिस्तान को अपने इस मंसूबे में मुकम्मल तौर पर शिकस्त मिली है। और आप देख रहे हैं कि कश्मीर में हालात तेज़ी से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आवाम के सपोर्ट के साथ कश्मीर के हालात पूरी तरह से नॉर्मल होंगे और भारतीय सेना हिंदुस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध है और उसमें कैपेबल है। का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिहाज से और जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिहाज से भी, क्योंकि जो 1947 में जो अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा, जो आज़ादी में जो सब लोगों ने भाग लिया और जो आज़ादी मिली जिसकी गवाही हम आज दे रहे हैं, जो खुल के सांस ले रहे हैं, तो उसके बाद साजिशों का दौर चला कि जो खाली पड़ी ज़मीन है उसका कब्ज़ा किया जाए, जो कुछ कहीं पर ज़मीन है उसको हथियाया जाए, अपने कब्ज़े में किया जाए। उसमें एक साजिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन को जो है कब्ज़ा किया जाए। उसमें जो है उस समय आर्मी ने जो है बहुत बड़ा रोल अदा किया। यहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उन्होंने भी जो है कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस दिया, सिख बाजार दिए, उन्होंने कुर्बानी दी। इस ज़मीन को हथियाने से रोका गया, पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया। उसके लिहाज से आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी इसको सेलिब्रेट करती है, यहाँ के कुछ जगहों पे सिविलियंस भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो एक आज की जो कहते हैं जो तारीख में जो हिस्ट्री जो बताती है, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए और आर्मी जो जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस दिन कबायलियों को यहाँ से खदेड़ के और इस ज़मीन को जो है
जो है बिल्कुल हम लोगों के लिए आज के दिन जो हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं उसके लिए जो रोल अदा किया आर्मी ने वो। तीनों कम्युनिटी यहाँ साथ में मिल के रहती है, पंडित, सिख और मुस्लिम कम्युनिटी। तो उन्होंने वो आने के बाद जो लूट मार मचाई, तीनों कम्युनिटी को इफ़ेक्ट पड़ा। तो फिर तीनों कम्युनिटी ने शाना बना शाना आर्मी के साथ मिलके उनको यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त रिटाइलेट किया और उनको यहाँ से निकलना पड़ा। तो ये आज का दिन हम उसी रिटाइलेशन के इसमें हम मनाते हैं और याद करते हैं उन शहीदों को, आर्मी के शहीदों को और उन लोकल कम्युनिटी के शहीदों को जो मुस्लिम थे, सरदार थे, पंडित थे, उन सबको याद करते हैं। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए आर्मी का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें मौका देते हैं ये दिन मनाने का। किस तरह से आज शहीदी दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया गया है, क्योंकि 1947 में ये सारे जवान हमारे शहीद हुए थे और जाहिर तौर पर आज नम आंखों से नमन भी किया गया। लेकिन अपने जवानों की शहादत को याद करना बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि हमारे जवान हमारा गर्व हैं, हमारे शौर्य हैं और हमारे हौसले भी हैं, क्योंकि हर वक्त सरहद पर ये डटे रहते हैं, अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं, एक मिनट भी नहीं सोचते हैं कि आखिर हमें क्या करना है। क्योंकि देश की तरफ अगर किसी ने भी आंख उठाकर देखा है तो उसे किस तरह से मौत के घाट उतारना है, चने चबाने हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से भी हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए खास बातचीत भी उन्होंने अवतार सिंह के साथ की है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना जनाधार कश्मीर के अंदर बढ़ा रही है और आने वाले समय में कितना फायदा उसको मिलेगा, उसी को लेकर बातचीत हुई है, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के इस रैली के बाद नजर है सिर्फ और सिर्फ चुनावों पे और आगे डीडीसी के चुनाव और कुछ क्या कुछ है। हमारे साथ मौजूद है हमारे अवतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इन चुनावों को, आने वाले चुनावों का डेफिनेशन क्या होगा और किस तरह का प्रोटोकॉल होगा और क्या उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी आपकी बार सामने लाएगी? देखिए भाईजान, आपको बताना चाहूँगा ये अपने आप में ही एक डेमोक्रेसी की एक बहुत ही मजबूती की ओर जाने वाली एक्टिविटी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल की मुद्दत में पहली बार शुरू की है। और ये एक बहुत ही अच्छी कड़ी है लोकल गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को मजबूत करने की। और हमें बहुत खुशी है कि हमें भी इस इलेक्शन में जाने का मौका मिलेगा। 14 लोगों की अपनी गवर्नमेंट में बनेगी डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अपनी प्लानिंग होगी और अपनी डेवलपमेंट होगी। तो हमें खुशी है और हम बिल्कुल निश्चित हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में खासकर एक बहुत अच्छी जीत। तो क्या उम्मीदवारों का हतमी फैसला वगैरह जो है वो कर चुके हैं आप या अभी तक उसमें अंडर प्रोसेस है। पार्टी की लीडरशिप ने इसको डिसाइड करना है। तो काफ़ी लीडरशिप, हमारे सारे लीडर तैयार हैं इस चीज़ में जाने के लिए और लीडरशिप इसमें कार्रवाई कर रही है और सही मौका आने पे सही इंतखाब होके लोगों को आगे किया जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा कि इन चुनावों से अगर आम आदमी को समझाया जाए क्या फ़ायदे होंगे, तो क्या बताएंगे आप? फायदे यही हैं कि उनके अपनी गवर्नमेंट होगी, उनके बीच के जो लोग उठ के आएंगे वही वहाँ के चेयरमैन बनेंगे और उनकी रसाई होगी। लोगों का आना जाना बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ में रहेगा, जो काफ़ी दूर दूर तक नहीं होता था। एमएलए बन के श्रीनगर में आके बैठ जाता था तो गांव के आदमी को एक खंबा लेने के लिए उसको 50 चक्कर करने पड़ते थे और सारी फैमिली की कमिटमेंट देनी पड़ती थी वोट के लिए। आज उन्हीं की बनाई हुई सरकार डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल त्राल के चेयरमैन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस तरह के चुनाव से आम लोगों को न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आम लोगों के लिए अब जो सरकार है उनके बिल्कुल दहलीज पे होगी, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और पानी, बिजली, सेहत, सड़क के जो मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, ब्लॉक लेवल पे, जोन लेवल पे जो हैं वो मौके पे उनका निपटारा किया जा सकता है। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि तजम्मुल के साथ जब अवतार सिंह बात कर रहे हैं तो वो कैसे यहाँ पर बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कश्मीर के अंदर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर
क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि डीडीसी के चुनाव जो हैं वो सर पर हैं और चरम पर हैं और लगातार हर एक पार्टी जो है वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना एक वर्चस्व बनाती हुई नजर आ रही है और एक ताल ठोक कर बात करती हुई नजर आ रही है कि कश्मीर से ज्यादातर सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, तो क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत है, देख लीजिए। किसान बॉर्डर यूनियन के सदस्यों ने आज सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में जम्मू कश्मीर प्रशासन और जिला प्रशासन सांबा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने की वजह यह थी कि जिस तरह से कुछ दिन पहले 4% का रिजर्वेशन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को मिला था, यानी जो गांव 0 से 6 किलोमीटर के दायरे में आएंगे उनको ये रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन इसको लेकर किसान बॉर्डर यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सर्वे पूरी तरह से गलत किया गया है। जो गाँव इंक्लूड होने चाहिए थे, जो इस दायरे में आते हैं 0 से 6 किलोमीटर के, तो कुछ गांव छूट चुके हैं, उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको लेकर गुस्सा जो है वो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर देखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जो सर्वे किया गया है तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों ने बंद कमरे में बैठकर कर दिया है और जो गांव डिजर्व करते थे इस रिजर्वेशन का, जो जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ की जा रही है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से रिजर्वेशन तो दी गई, लेकिन बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़तें बॉर्डर के लोगों को करनी पड़ रही हैं। कागजी कार्रवाई इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ लगातार जो नाइंसाफ़ी है वो तो पहले भी की जाती थी और अब भी की जा रही है। इसको लेकर किसान बॉर्डर यूनियन के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि अगर सर्वे का जो दोबारा से संज्ञान नहीं लिया गया, यानी दोबारा से सर्वे किया जाए और उसी के साथ साथ जो गांव छूट चुके हैं इस रिजर्वेशन से, तो उन गांव को भी इंक्लूड किया जाए ताकि इसका फ़ायदा बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को मिल पाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ये सारी चीज़ें जल्द ठीक नहीं की गई तो आने वाले दिनों में किसान बॉर्डर यूनियन के सदस्य जो अपना प्रदर्शन है उसे आगे तक लेकर जाएंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे ताकि इनको इंसाफ मिल पाए जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं। तो 4% का रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन उसमें कई गांव ऐसे छूट चुके हैं जो उस दायरे में फॉल करते थे जो 0 से 6 किलोमीटर का था। तो कहीं ना कहीं जो 1 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं वो भी छूट चुके हैं, जो 5 किलोमीटर में आते हैं वो भी छूट चुके हैं। तो किस तरह का ये सर्वे किया गया है, इसको लेकर सवालिया निशान किसान बॉर्डर यूनियन के सदस्यों ने प्रशासन के ऊपर खड़े कर दिए हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी इस वक्त आज जो खबर सुर्खियां बटोर रही थी वो जान लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी था। कश्मीर के अंदर भी काफी ज्यादा धरने प्रदर्शन देखे गए जहां पर हड़ताल पर ये लोग जाने की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन आज आपको बताते चलें कि जम्मू के लगातार जो डेली वेजर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सांसद जुगल किशोर शर्मा के घर का यहाँ घेराव किया गया है और काफी ज्यादा आक्रोश इन लोगों में देखा गया। सबसे पहले देखिए कि किस तरह से आपके सामने तस्वीर जो है वो फ्लैश हो रही है कि हजारों की तादाद में ये डेली वेजर इसके घर के बाहर यहां पर बैठ जाते हैं और जुगल किशोर शर्मा से आरोप लगाने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाई है, प्रशासन तक नहीं पहुंचाई है, क्योंकि गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। मानदेय में बढ़ोतरी और साथ ही साथ नियमित करने को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और हर एक डिपार्टमेंट में ये लोग काम करते हैं, जिसमें पीडीडी डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर भी इसी तरह से सूरत हाल जो है वो बना हुआ है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, आरएनबी डिपार्टमेंट है, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर बार बार इन डेली वेजर्स को रखा तो जाता है लेकिन नियमित तौर पर नहीं रखा जाता और मानदेय में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो काफी सालों से इन लोगों की ये पुरानी मांग थी कि इन्हें पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई भी इस पर आश्वासन नहीं दे पाया है। बार बार इन्होंने राज्यपाल से, उपराज्यपाल से भी मिलने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये भी बताएं कि जब भी ये मिलने की कोशिश करते हैं या तो इन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाता है या फिर घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर भी यहाँ ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि किस तरह से काम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अब डेली वेजर्स जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ध्यान दिया जाए, इन लोगों की मांगों को सुना जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम। चलिए रुक कर लेते हैं अब जिला कठुआ का, क्योंकि कठुआ से भी सरबजीत की रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिला कठुआ के अंदर क्या कुछ हो रहा है।
कठुआ शहर के वार्ड नंबर 1 में एक युवक द्वारा कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या की गई, जिसके बाद उसके शव को पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में रात से ही यहाँ पर ला दिया। और सुबह जिस तरह से प्रोटोकॉल है कि किसी का भी अगर शव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में आता है तो उसका कोविड टेस्ट यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। कोविड टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसे में अब परिजनों ने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया है। परिजनों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में था। ऐसे में वो पिछले कई दिनों से अपने घर पर ही था, तो ऐसे में वो कोविड पॉजिटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि आते ही रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर किया गया है। और परिजनों ने अब मांग की है कि RT-PCR टेस्ट उसका किया जाए, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि इस तरह के प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं। कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको उसकी परिजनों को उनकी डेड बॉडी जो है वो नहीं दी जाती है। कोविड पॉजिटिव की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार जो है ज़िला प्रशासन कठुआ ही करता है, और उसी के तहत ज़िला प्रशासन ने अब डेड बॉडी अपने पास रख ली है और उसी प्रोटोकॉल के तहत इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। ऐसे में ज़िला कठुआ के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आज रोष प्रदर्शन किया गया है और डिमांड की गई है कि इनकी डेड बॉडी इनको वापस की जाए। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जो पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है, ऐसे में उसकी डेड बॉडी उनको नहीं दी जा सकती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।